नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर के चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे, ये आपसे आशा की जाती है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, समय न वेस्ट करते हुए हम बात करेंगे। कल यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट डीपीएसपी। कल हम बात कर रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के विषय में बात कर रहे थे और उसमें हमने अनुच्छेद 39 और 39 के जो सब क्लॉज थे वहाँ तक बात की थी और हमने देखा था महिलाओं को और पुरुषों को किस प्रकार से समान अधिकार दिए जाते हैं, रोजगार के अधिकार, आजीविका के अधिकार और समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सारी चीज़ हमने उसमें पढ़ी थी। और आज हम जो बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा, देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों में अभी बात चल रही है और अगला हमारा अनुच्छेद 40, इसके विषय में हम वर्णन करेंगे आज और देखेंगे अनुच्छेद 40 हमें क्या क्या सुविधाएं देता है। लेकिन मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 37 ये भी कहता है कि यदि राज्य डीपीएसपी राज्य लागू नहीं करता है तो आप इसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं, ये व्यवस्था की गई है। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन करता है अनुच्छेद 40। और वैसे तो ग्राम पंचायत के बारे में हम अनुसूची जब पढ़ेंगे तब विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल हम थोड़ा सा इसका जानेंगे। ग्राम पंचायत जब अनुसूची की बात आएगी तो ग्राम पंचायत का जो गठन हुआ स्थायी तौर पर जो हुआ, जिसे संविधान में जो दर्जा दिया गया वो 1992-93 में जाकर जब दिया गया और 24 अप्रैल को ये संविधान में लागू किया गया संविधान के अनुसार, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को, है ना। तो चलिए देखते हैं, पंचायतों का गठन होगा और इस पंचायतों का गठन की व्यवस्था की गई बलवंत राय मेहता समिति जो थी, मेहता समिति की सिफारिश पर इसकी व्यवस्था की गई थी संविधान में और तब पंचायती राज का गठन किया गया था। और आप देखेंगे पंचायती राज का जो गठन है अनुच्छेद 40 में जिसका वर्णन है, और आप देखते हैं सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था जो की गई वो राज्य जो था, आप देखेंगे 2 अक्टूबर को, किसको, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में लागू किया गया था। राजस्थान में पंचायती राज, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी सबसे पहले। और वो जिला जो था वो नागौर था। नागौर, राजस्थान के नागौर जिले में, यदि राज्य पूछता है तो राजस्थान और राज्य में भी जिला पूछता है तो नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की और वहाँ से प्रारंभ किया। और उसके बाद में दूसरा जो राज्य है वो 11 अक्टूबर को आपका आंध्र प्रदेश, 1959, तब भी नेहरू ने ही 11, यहाँ 2 अक्टूबर है, बस अंतर है क्या, 2 अक्टूबर जब 11 अक्टूबर 1959 नेहरू जी के द्वारा, यहाँ राजस्थान है वह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यानी 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी नेहरू जी के द्वारा और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में ये व्यवस्था लागू की गई थी पंचायती राज व्यवस्था। और इसमें व्यवस्था आप देखेंगे राज्य को अधिकार दिया गया, राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा, तो उठाता है राज्य। ग्राम पंचायतें हैं हर जिले में और आप देखेंगे हर राज्य में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई है और उनके चुनाव भी होते हैं। और बाकी इसका और बस इतना है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल को 1992-93 से लागू किया गया था संवैधानिक तौर पर, मतलब संविधान में से दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा इसे दिया गया था। बाकी इसका विस्तार हम जब अनुसूचियाँ पढ़ेंगे तब हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। हमने देखा
2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में नेहरू जी द्वारा पंचायत राज की व्यवस्था की गई और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में नेहरू जी द्वारा ये व्यवस्था चालू की गई। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता का अधिकार होगा। तो वो होता है कुछ दशाओं में किसका? काम का, शिक्षा का। तो शिक्षा का अधिकार भी देखिए हमें है ना, और काम पाने का अधिकार भी है, शिक्षा पाने का अधिकार भी है। और अनुच्छेद 41 के तहत आप देखेंगे मनरेगा जो चला है ना, मनरेगा, काम पाने का, लोक सहायता का अधिकार है, काम पाने का अधिकार है। यह मनरेगा जो है ये आप देखेंगे अनुच्छेद 41 के तहत ही हमें मनरेगा में काम मिलता है, इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है देखें, कार्य के लिए मानवोचित दशाओं का होना, मानवोचित दशाएं होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। और अनुच्छेद 43 कहता है मजदूरों के लिए मजदूरी व अवकाशों की व्यवस्था और उद्योगों को बढ़ावा। यानी अनुच्छेद आपने देखा हम लोग कहीं मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं तो हमें अवकाश भी मिलते हैं, तो अवकाशों की व्यवस्था की जाएगी और उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये राज्य सरकारें करेंगी अनुच्छेद किसके? 43 के तहत। तो ये हमने देखा। और अनुच्छेद 43 का क्या कहता है, कंपनी के प्रबंधन में कर्मकारों का योगदान, यानी कर्मकार जो होते हैं, कारीगर या कर्मचारी, उनका योगदान कंपनी के प्रबंधन में होना चाहिए। कर्मचारी काम करते हैं तो प्रबंधन की व्यवस्था भी होती है, करते हैं, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी जाती हैं तो अपने हिसाब से वो योगदान देते हैं कंपनी के प्रबंधन में। और अनुच्छेद 43 का कहता है सहकारी समितियों के प्रबंधन व नियंत्रण, यानी राज्य सरकार, यानी राज्य सरकारी समितियों का गठन कर सकता है, उनका प्रबंधन कर सकता है, उन्हें अपने नियंत्रण में ले सकता है। ये राज्य को अधिकार दिया गया तो राज्य करता है, ऐसा सरकारी समितियों का गठन करता है, उनका प्रबंधन भी करता है, उन्हें अपने नियंत्रण में ही रखता है। ये राज्य को अधिकार दिया गया है और राज्य ऐसा न करे तब भी कोई जरूरी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे बोलते हैं। समान नागरिक संहिता क्या होती है आप देखेंगे, समान नागरिक संहिता होती है कि सबके लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान कानून, अधिकार समान, कानून भी समान, न्याय भी समान, सबके लिए समान न्याय। तो ये हमें अनुच्छेद 44 देता है और इसमें देश में काफ़ी दिनों से मांग भी उठ रही है कि इसे लागू किया जाए, लेकिन अभी इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। हाँ, एक प्रांत है उत्तराखंड जिसमें ये सबसे पहले लागू किया गया है, यूसीसी जिसे बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड में। और वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लागू करने की घोषणा की थी। तो आप देखेंगे इसमें क्या है, जैसे तलाक, या तलाक हिंदुओं में तलाक लिया जाता है और मुस्लिम धर्म में या अन्य धर्म में लिया जाता है, तो इनके लिए समान कानून होंगे। ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा से कहीं भी खड़े होकर आप कह दें तलाक तलाक तलाक, तो वो भी नहीं होगा। और हिंदू अपनी इच्छा से तलाक दे दे या तलाक शुदा को अपना उसका एलिमनी न दिया जाए, उसे गुजारा भत्ता उसे जो दिया था वो न दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कानून सबके लिए समान होगा, ये कहता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे बोलते हैं आप। तो ये समान नागरिक संहिता है और ये लागू होना बहुत जरूरी भी है देश में। तो अनुच्छेद 44 ये व्यवस्था करता है और इसके लिए देश में मांग भी उठ रही है और होना भी चाहिए। वैसे तो होना चाहिए क्योंकि कानून सबके लिए समान होने चाहिए। नहीं तो कई बार आप देखते हैं कहीं से बहुत सारी खबरें आप पढ़ते हैं और पढ़ने को मिलता है कि वहाँ तलाक दे दिया गया, वहाँ छोड़ दिया गया, और उसके बाद में जिस व्यक्ति को तलाक दिया गया वो कहाँ जाएगा, फिर वो कहीं का नहीं रहता है। तो इसलिए कानून सबको समान है ना, और होने चाहिए। तो ये अनुच्छेद 44 हमें अधिकार देता है और ये व्यवस्था हमारे संविधान में इसकी की गई है। तो हमने देखा नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 41 में काम और शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, 42 में कार्य करने के लिए मानवोचित दशाओं का होना, 43 में मजदूरी और मजदूरों के लिए अवकाश की व्यवस्था की गई है, और बाकी हमने ये सब पढ़ा। तो अनुच्छेद 44 तक हम पहुँचे हैं और हमारा DPSP जो है अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन है। तो अगला और भाग 4 में हम इसका वर्णन कर रहे हैं। तो अगला चैप्टर हमारा होगा वो हम अनुच्छेद 44 से आगे 45 में बढ़ेंगे और देखेंगे 45 में शिक्षा की कुछ व्यवस्थाएं हमारे लिए की गई हैं 6 साल तक के बच्चों के लिए, तो वो भी हम कल देखेंगे। कल का चैप्टर हमारा होगा 45, वहाँ संविधान वो अनुच्छेद के बारे में विषय में बात करेंगे और कल देखेंगे कि किस प्रकार से DPSP और हमें क्या व्यवस्थाएं देता है और राज्य के लिए क्या उसमें व्यवस्थाएं की गई हैं और राज्य उन्हें किस प्रकार से लागू करता है नहीं करता है, ये सारी व्यवस्थाएं हम देखेंगे।
तो हमने डीपीएसपी के बारे में आज बात की, और अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो अभी ख़त्म नहीं हुआ डीपीएसपी। तो अगली मुलाकात हमारी कल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जो कि अन्य लोगों को भी ये देखने को मिले और वो अपने नोट्स बनाएं, पढ़ें, सफलता प्राप्त करें। और इतिहास का भी पोर्शन आपका चालू हो चुका है, तो इस प्रकार से आप अपनी इसे शेयर करें और नोट्स जरूर बनाते रहें। आपसे यही बार बार कहूँगा, प्रैक्टिस करते रहें। और आप देखते होंगे कि मैं जब कोई अनुच्छेद लेकर आता हूं तो उसका पूरा ऑपरेशन करके चलता हूं, कहीं भी कोई क्लॉज भी नहीं छूटना चाहिए उसका। तो ये व्यवस्था है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करते हैं कल। विदा लेते हैं। नमस्कार।